और चलिए शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति की खबर से कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लाल टोपी से शुरू हुई थी सियासी जंग, वो वाया डीएनए अब बुलडोजर तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में इसे लेकर वार पलटवार जारी है। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ को फिलहाल बीजेपी छोड़कर एक अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। योगी का पहले समाजवादी पार्टी पर डीएनए वाला प्रहार। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। फिर आज किया बुलडोजर वाला पलटवार। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक थी। ये उसी बैठक की तस्वीर है गोरखपुर के कार्यकर्ताओं के बीच। इस बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। समाजवादी पार्टी के नेता सुबह से सोशल मीडिया पर इस बात को लिखकर दोहरा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव गोरखपुर के लोगों को सत्ता में आने से पहले ही धमका रहे हैं। आज अखिलेश जब मीडिया से बात करने आए तो बुलडोजर को लेकर योगी को निशाने पर लिया। बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है, उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती? सीएम योगी ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि बुलडोजर जैसी क्षमता वाला ही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बुलडोजर का जिक्र होते ही जहन में योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने आता है। मानो बुलडोजर और बाबा एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। योगी गोरखपुर से ही आते हैं, लिहाजा अखिलेश ने बुलडोजर का जिक्र कर सीधा हमला योगी पर किया है। अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, लोगों के घर गिराते थे, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला कि बुलडोजर नहीं चल सकता। असल में हमला एक तरफा नहीं है, मानो ये वार पलटवार चल रहा है। मंगलवार को जिस वक्त अखिलेश ने लखनऊ में योगी पर निशाना साधा, उसी वक्त योगी समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में गरज रहे थे। वहां योगी ने समाजवादी पार्टी के डीएनए का जिक्र करके निशाना साध दिया था। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। आपने इनके कारनामों को देखा होता, जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। अपने गढ़ में योगी का यह हमला अखिलेश को नागवार गुजरा और सोशल मीडिया पर उन्होंने आज सुबह डीएनए का फुल फॉर्म बताते हुए पलटवार कर दिया। अखिलेश ने डीएनए के फुल फॉर्म के साथ लिखा, आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते, वैसे जानते होते तो बोल ना पाते। अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करने वाले लोग जितना कम बोलें उतने में ही उनकी इज्जत है। ज्यादा बोलने वालों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं।
अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की। वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। बीजेपी कह रही है कि कन्नौज रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेता रहे नवाब सिंह का डीएनए मैच कर गया है। उसी की बौखलाहट में अखिलेश इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी रेप के आरोपियों का डीएनए जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कन्नौज में उनके करीबी डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव का डीएनए तो मैच हो गया। ये तय हो गया कि वो रेप का आरोपी अपराधी है। अब डीएनए का फुल फॉर्म बता करके वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए रेपिस्टों के साथ मैच करता है। ये डीएनए में है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। योगी और अखिलेश में पिछले कई दिनों से सियासी जुबानी जंग चल रही है, कभी टोपी के बहाने तो कभी बुलडोजर के बहाने। अब आगे बढ़ते हुए 69,000 शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2 दिन में 2 मंत्रियों के आवास का घेराव करने के बाद आज अभ्यर्थियों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास का घेराव किया है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें आज, कल और परसों यानी लगातार 3 दिनों की हैं। जगह अलग अलग है, लेकिन सब में एक बात जो कॉमन है वो ये कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी लखनऊ में न्याय की मांग को लेकर सत्ताधारी दल के नेताओं के घर का घेराव कर रहे हैं। परसों केशव के घर का, कल अनुप्रिया का और आज भूपेंद्र चौधरी का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जमा हुए, प्रदर्शन किया, नारे लगाए, पोस्टर लहराए और वही मांग दोहराई जो पिछले 3 दिनों से दोहरा रहे हैं। यही हम कहना चाहते हैं, अगर हमारे हितैषी हैं, हमारे समाज के हैं, तो अगर हमारा काम नहीं होता सभी लोग मिलकर इस्तीफा दे दीजिए। सरकार ने माना है लेकिन हमें न्याय कहाँ मिल रहा है, तो इसलिए हम अपनी नियुक्ति के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी इस मंत्री के पास कभी उस मंत्री के पास, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। ऑर्डर आने के बाद ये लोग फिर इनके अधिकारी इसलिए लेट कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो जाए, स्टे हो जाए और फिर हमें यही कह के फिरे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 27% और 21% का आरक्षण का अगर हक मांगना अगर अन्याय है तो मैं ऐसे अन्याय बार बार करूंगा और हमेशा जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं भूखे सो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। सुबह जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने लगी तो भूपेंद्र चौधरी घर से निकल गए। हालांकि उससे पहले उन्होंने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी से बात की और हर सवाल का जवाब दिया। हम सब लोगों को देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है। माननीय न्यायालय ने आदेशित किया और 3 महीने का समय निर्धारित किया। हमें सबको, मेरा उन सब लोगों से आग्रह है कि धैर्यपूर्वक इंतजार करें और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हम सबको जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षर से पालन करें। शिक्षक भर्ती में आरक्षण का ये विवाद कई महीनों से चला आ रहा है। पिछले महीने हाईकोर्ट ने सरकार से नई मेरिट लिस्ट बनाने को कहा, जिसके लिए 3 महीने का वक्त है। हालांकि अभ्यर्थी लगातार सत्ताधारी दल के पिछड़े नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन करके दबाव बना रहे हैं। सभी नौजवान आज परेशान हैं, वो सड़क पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नौजवानों को अब कोई आस और उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुत आस और उम्मीद के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। विपक्ष के साथ ही सरकार में शामिल नेता भी आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि जिन 69,000 शिक्षकों की 2020 में भर्ती हुई, उनमें से 19,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। हरियाणा की सत्ता से 10 सालों से दूर कांग्रेस हर वो दाव आजमा लेना चाहती है जिससे वो सत्ता की कुर्सी एक बार फिर से हासिल कर सके। गठबंधन और टिकट को लेकर लगातार मंथन हो रहा है और इसी बीच अब पार्टी दिग्गज पहलवानों पर भी दाव लगाने की तैयारी में है। राहुल गांधी के साथ पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। दोनों एक साथ राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। इसके बाद दोनों ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर जाकर मुलाकात की और फिर इसी के साथ लगभग ये साफ हो गया कि दोनों पर हरियाणा के दंगल में कांग्रेस दाव लगाने जा रही है।
सूत्रों की माने तो राहुल गांधी चाहते हैं बजरंग पुनिया झज्जर की बादली सीट से चुनाव लड़ें। जबकि सूत्र बता रहे हैं खुद विनेश फोगाट ने अभी अपनी तरफ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। विनेश चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले महीने ओलंपिक में विनेश ओवरवेट होने की वजह से मेडल की रेस से बाहर हो गई थी। तब उनके पक्ष में देश भर में माहौल बना था। पेरिस से लौटने के बाद दिल्ली से हरियाणा तक विनेश का जबरदस्त स्वागत हुआ। कांग्रेस इसी क्रेज का सियासी फायदा उठाना चाहती है। दोनों जाट बिरादरी से आते हैं, जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। पिछले साल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से वो विपक्षी कैंप में लोकप्रिय हो गई। कांग्रेस जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ सेलिब्रिटी को साथ लेकर और दूसरी तरफ छोटे दलों से गठबंधन करके सत्ता में पहुंचना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको 1-2 दिन प्रतीक्षा कीजिए, जो फैसला होगा आपके सामने होगा। 90 पे लड़ेंगे कि 10 पे लड़ेंगे कि 7 पे लड़ेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। पार्टी ने कोई फॉर्मूला तो तैयार किया होगा, कितनी सीटों पर आप कम से कम चुनाव लड़ने की कोशिश? देखिए, अगर आप आज की तारीख में हमसे पूछेंगे, हमने पूरे हरियाणा के अंदर रैलियां की हैं, सभाएं की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हो रही है। कई दौर की बात हो चुकी है। आज भी दीपक बाबरिया की राघव चड्ढा से मीटिंग हुई। राहुल जी ने कल वही कहा था कि आप लोग एक्सप्लोर करो कि ये जो दरखास्त करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। फ़ायदेमंद है तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। देखिए, हरियाणा में इस बार गठबंधन का जो गणित है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि हर पार्टी किसी न किसी के साथ है। आप ये देखिए, बीजेपी के साथ एचएलपी गोपाल कांडा की पार्टी साथ है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। तो नीचे आप देख रहे हैं आईएनएलडी बीएसपी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं एक गठबंधन में रहकर, और जेजेपी एएसपी के साथ है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ। तो ये हरियाणा में जो सब गठबंधन में दिखाई दे रहे हैं, उनका मकसद एक ही है कि किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल करना। दीपक। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी में टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है और जानकारी एबीपी न्यूज को यह मिली है कि बीजेपी ने चुनाव में जीत के लिए सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जो रूठे हुए हैं उनको मनाया जा रहा है और साथ ही नई पीढ़ी को चुनाव में उतारा जा रहा है। गुरुग्राम में राव नरवीर सिंह के घर के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें बीजेपी में टिकट के ऐलान से पहले की हैं और यहां जश्न इस बात का मनाया जा रहा है कि राव नरवीर ने जो डिमांड केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी थी वो मान ली गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व मेरे हक में फैसला करेगा और राजनीतिक चर्चा होती है जब चुनाव समय आता है कि कौन कहां से जीत सकता है, कौन प्रत्याशी कैसा होगा, तो उस बारे में चर्चा हुई और मुझे उम्मीद है कि आज लिस्ट आएगी और उसमें बादशाहपुर से राव नरवीर का नाम आएगा। राव नरवीर गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार पार्टी ने टिकट काट दिया था, तब एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो गई थी। इस बार राव नरवीर ने पिछली बार से सबक लेते हुए पहले ही बागी तेवर दिखा दिए। हर हाल में चुनाव लड़ने वाला बयान वायरल हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने मिलने को बुला लिया। 2 दिन पहले भेंट हुई और फिर टिकट का भरोसा मिल गया। हरियाणा के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा थी कि राव नरवीर को टिकट दिए जाने का विरोध केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का खेमा कर रहा था। इंद्रजीत अपने कैंप के लिए दर्जन भर टिकट की डिमांड कर रहे थे। खबर है कि पार्टी नेतृत्व ने राव इंद्रजीत को भी मना लिया है और उनकी बेटी आरती को अटेली से टिकट मिलने की बात कही जा रही। सूत्र बता रहे हैं कि राव इंद्रजीत के 4 से 5 समर्थकों को भी टिकट में एडजस्ट किए जाने की बात सामने आ रही है। असल में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए हर छोटे बड़े नेताओं की बात को पार्टी नेतृत्व सुन रहा है और उन्हें भरोसे में ले रहा है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को टिकट मिलना तय है। जिस इलाके में जो सहयोगी छोटे दल प्रभावी हैं, उनके लिए भी पार्टी सीट छोड़ने वाली है। एबीपी न्यूज ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की और चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति के बारे में जानने की कोशिश की। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। ये विधानसभा का चुनाव हरियाणा के मुद्दों पर भी रहेगा,
राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रहेगा और विधानसभा के अपने लोकल मुद्दे भी रहेंगे। HLP को के साथ एक सीट को लेकर ही चर्चा हुई है या ज्यादा सीटें भी दे सकते हैं उस रीजन में? एक सीट की हमारी चर्चा हुई है और वो हमारे NDA का घटक दल है और एक सीट की बातचीत हुई। अब बीजेपी के एक और नेता से मिली, इनका नाम रणजीत चौटाला है। सरकार में मंत्री हैं, फिलहाल रनिया सीट से विधायक है और पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे। गठबंधन में ये सीट सहयोगी दल के खाते में जाने की बात आई तो रणजीत ने बागी तेवर दिखाए। अब कह रहे हैं कि कहीं नहीं जा रहा। ये बेकार की बातें हैं कि मैं दिल्ली में डेरा डाल रहा हूँ, कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, बीजेपी का कल लोकसभा चुनाव लड़ा था। ये बेसलेस बात है, बेकार की बात। रणजीत चौटाला बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हार गए। बीजेपी जीत के लिए न सिर्फ नेताओं को मना रही है बल्कि परिवारवाद से लेकर सोशल इंजीनियरिंग तक के फॉर्मूले को दुरुस्त कर रही है। हरियाणा के जातीय समीकरण को देखें तो करीब 25% जाट, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुसलमान, 4% सिख, 3% गुर्जर और 17% अन्य जातियां हैं। हरियाणा में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 अक्टूबर को वोटिंग है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य, किरण चौधरी की बेटी सुत्री चौधरी सहित करीब 2 दर्जन युवा चेहरों पर दांव लगाने जा रही है। टिकट के लिए बड़े नेताओं की सीट फाइनल हो चुकी है, अब इंतजार लिस्ट जारी होने का है। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट बना हुआ है। इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी भी आपको दे दें। सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सैलरी संकट के बीच उन्होंने कहा है कि भांग बेचकर खजाना भरेंगे। अब सरकार भांग की खेती को कानूनी रूप देने वाला बिल पेश करेगी और इसे लीगल तरीके से उगाकर खजाना भरेगी। पिछले महीने की सैलरी हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिली है, जिस पर सियासत भी जोरों पर है और इसके बाद से ही आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि खजाना खाली हो गया है, हिमाचल की सरकार दिवालिया हो गई है। आज ही एक नया जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि भांग की खेती केवल नशे के लिए नहीं है, वो तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, मगर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, आपके जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए और हमारे फैब्रिक्स के लिए, कपड़े बनाने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और निश्चित तौर से अगर इसको लीगलाइज तरीके से प्रदेश में उगाया जाएगा, जैसे और राज्यों में भी उगाया जा रहा है और मुल्कों में भी किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे प्रदेश की आमदनी में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य को आप सुन रहे थे, जो वित्तीय संकट पर, जो सैलरी का संकट है उस पर कह रहे थे कि अब सरकार इसका रास्ता खोज लाई है। भांग बेचकर खजाना भरने की तैयारी किस तरह से हो रही है उन्होंने बताया। सरकार दरअसल भांग की जो खेती है उसे कानूनी रूप देने जा रही है और इससे जुड़ा हुआ एक बिल पेश करेगी और लीगल तरीके से भांग उगाकर खजाना भरेगी। पिछले महीने की सैलरी हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिली है, परेशान है सरकारी कर्मचारी और विपक्ष को एक मौका मिल गया सरकार को घेरने का। सरकार इस पर घिरी हुई है, लेकिन इसे लेकर अब क्या तैयारियां की जा रही है, कैसे इस संकट से उबरा जाए, उसकी जानकारी खुद सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह दे रहे थे कि कैसे अब इस संकट का समाधान भांग की खेती को कानूनी रूप देकर निकालने की तैयारी में है हिमाचल प्रदेश। तो वित्तीय संकट का आरोप इस वक्त जो लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, मुख्यमंत्री हालांकि कह रहे थे कि वित्तीय संकट नहीं है, दरअसल कुछ सुधार हैं, वित्तीय सुधारों की वजह से सैलरी में देरी हो रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। जयराम जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जाता रहा कि वित्तीय संकट है, सरकार का खजाना खाली हो गया है, खजाना भरने की तैयारी कर ली है। विक्रमादित्य जो मंत्री हैं सरकार में, वो कह रहे हैं कि भांग की खेती को अब इस संकट का समाधान बनाएंगे। देखिए, ये सारी बातों को लेकर के कई बार मुझे लगता है कि इतना मजाक नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए और ये बातें व्यवहारिक नहीं है। जो चीजें भांग की खेती के कारण अभी तो सारा उसमें जो प्रोविजन हमारे पास कानून के मुताबिक अभी तक उसके लिए ये प्रोविजन है ही नहीं। और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं तो आने वाले समय में जब तक होगा तब तक किसी प्रदेश का क्या होगा ये सोचने का विषय है।
लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये हालात पहली बार बने जब कर्मचारियों को 4 तारीख बीतने के बावजूद तो सैलरी नहीं मिली, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। तो इसलिए सारी चीज अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व यानी कि गवर्नमेंट जो है कांग्रेस पार्टी की वो दोषी है, और जिस तरह से कैजुअली वो लेती रही, उन्हें मालूम था कि प्रदेश में संकट है, आर्थिक संकट है, और इस संकट के रहते समय रहते फिर कदम उठाने की आवश्यकता थी, लेकिन नहीं उठाए, और इसका परिणाम आज कर्मचारी और पेंशनर पूरा प्रदेश भुगत रहा। ठीक है, तो जिस तरीके से जयराम ठाकुर आप लोगों की तरफ से एक और आरोप ये भी लगाया गया कि दरअसल इस वक्त जो राज्य सरकार है वो वित्तीय संकट से जूझ रही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू वो कह रहे हैं कि ये वित्तीय सुधारों की तरफ जो हमारे कदम बढ़ाए जा रहे हैं उसकी वजह से देरी हो रही है, बाकी आप लोग सिर्फ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री जी का बोलना रहता है वो हमेशा राजनीतिक भाषा बोलते हैं और गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, इन सारी चीजों को जी। चलिए, जयराम ठाकुर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वाकई बहुत मजाक जैसा लग रहा है कि सरकार इस वक्त जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ मजाक कर रही है इस बिल को लाकर इस संकट का समाधान करने को लेकर जो तैयारी की जा रही है। और अब आपको महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता दें। देखिए, उद्धव के सीएम दावेदारी को लेकर तो पेच फंसा ही हुआ है, और इसके बाद पहली बार आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमारे बीच सीट और सीएम पर खींचतान तो रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन टूट जाएगा। हमारा लक्ष्य बीजेपी को भगाना है, कोई मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि हमें सत्ता इसीलिए चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र विरोधी बीजेपी को हटा सकें। देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चुनावों में उनके चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरा जाए, लेकिन पहले शरद पवार ने उनके नाम पर एक तरीके से वीटो लगाया, और दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी खेल खराब कर दिया है। और इसी बीच सहयोगी ये चाहते हैं कि कोई भी चेहरा तब तक तय ना हो जब तक चुनाव के नतीजे सामने ना आ जाए। विपक्ष का कौन सीएम फेस, जारी है महाराष्ट्र में सबसे बड़ी रेस। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सवाल उठ रहा है, कौन बनेगा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का चेहरा। शरद पवार का ये बयान सुनिए, जो सीएम चेहरे के सवाल को और भी ज्यादा उलझा रहा है। त्याचा विचार करायचं काही कारण नाही। अनेक वेळा असं घडलं की नेतृत्व कोणी करायचं ही निवडणूक झाल्याच्या नंतर संख्या असल्याच्या नंतर निर्णय घ्यायचा असतो। आज कशाचा काही पत्ता नाही, पण त्यासाठी आत्ताच काही मांडणी करण्याची आवश्यकता नाही है। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के इस बयान को सुनने के बाद आपको 2 दिन पहले सुप्रिया सुले की कही बात सुनना जरूरी है, जो उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर कही। मेरे मन में एक बात हमेशा आती है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ऐसा बने जो दिल्ली के सामने न झुका है न झुकेगा। क्या उद्धव ठाकरे वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल सकते, कोई भी बन सकता है। कांग्रेस का बन सकता है, उद्धव जी का बन सकता है, कोई भी बन सकता है। आपके पार्टी का? नहीं, हमारे पार्टी में पवार साहब ने खुद कहा है कि हमारी पार्टी उस रेस में है ही नहीं। सुप्रिया सुले अगर कह रही हैं कि उनकी पार्टी रेस में नहीं है, तो फिर शरद पवार सीएम पद के लिए किसकी फील्डिंग कर रहे हैं? क्या शरद पवार का मूड बदल रहा है? क्या पवार पहली बार अपनी पार्टी का सीएम बनाने की बात सोच रहे हैं? क्या शरद पवार उद्धव की राह में रोड़ा बन गए? शरद पवार का बयान उद्धव ठाकरे के लिए एक झटका माना जा रहा है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के कई नेता उद्धव ठाकरे के सीएम चेहरे को लेकर पैरवी करते रहते हैं। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि अगर शरद पवार और कांग्रेस के पास कोई सीएम फेस हो तो उसका ऐलान करे, हम उसका समर्थन करेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे के इस बयान को तंज के तौर पर देखा गया। इधर शरद पवार के बयान के मायने निकाले ही जा रहे थे, उधर कांग्रेस के नाना पटोले ने पवार के बयान का समर्थन कर उद्धव खेमे की मुश्किलें और बढ़ा दी। विश्वजित कदम त्यांना भेटले, पण मी पण स्वतः त्यांना भेटलो। पवार साहेब येतात कार्यक्रम आणि महाविकास आघाडीला जेव्हा संख्याबळ आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा फायनल होईल झाला ना तो विषय आणि मांडला विषय। त्या दिवशी एमडीसी जेव्हा मीटिंग झाली मुंबईला, इथंच कार्यकर्त्याच्या सामोरच झालं की आता आम्ही सगळेजण महाविकास आघाडी म्हणून पुढे जाऊ। महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ महाविकास आघाड़ी का मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति से है।
महायुति में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। महायुति ने भी सीएम चेहरे का ऐलान अभी तक नहीं किया। सीएम फेस को लेकर दोनों तरफ हलचल तेज है। अब देखना है मुकाबला सीएम चेहरे के साथ लड़ा जाता है या फिर चुनाव के बाद ही इससे पर्दा उठेगा। काफी हद तक तस्वीरें गणपति उत्सव के बाद साफ होती दिखाई दे सकती है। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चल रहा है। पिछले कई दिनों से अब ये कहा जा रहा है कि ड्रोन कैमरों में भेड़िए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके हमले रुक नहीं रहे। एबीपी न्यूज की जो मुहिम चली उसके बाद अब सरकार जागी है। कई बड़े कदम और प्रभावी कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। आप सभी ग्रामवासियों को रात का अंधेरा, अंधेरे में ट्रैक्टर और उस ट्रैक्टर के जरिए किया जा रहा है बहराइच के गांव वालों को सतर्क। रात का अंधेरा और अंधेरे में दिख रहा एक ई रिक्शा, साथ में चल रही है लाठी पार्टी। सब लगे हुए हैं। इस ई रिक्शा के जरिए किया जा रहा है गांव वालों को अलर्ट। भेड़िया कैद कर लिया जाएगा, तब सब जने आप लोग आराम से निश्चिंत हो जाओ। कने आपातकालीन दिक्कत है, आपातकालीन समय है, तो सब जने अपन सहयोग के साथ मदद करो और सब जने सुरक्षित रहो। अपने लड़का बच्चा भेड़ियों के हमलों से बचने के लिए बहराइच के ज्यादातर गांव में शाम ढलते ही ये नजारा नजर आ रहा है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। अलर्ट कह लीजिए, सावधान कह लीजिए या फिर कह लीजिए सतर्क। ये वो पहला हथियार है जिसके जरिए प्रशासन बहराइच के लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अब जरा दूसरे हथियार को देखिए। रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरता पटाखे का ये शोर। आदमखोर भेड़ियों को बस्ती में आने से रोकने के लिए रात को पटाखे फोड़े जा रहे हैं ताकि भेड़िए घरों की तरफ अपने कदम ना बढ़ाएं। अब अगर भेड़िए से भिड़ंत हो जाए तो क्या करें? रात के अंधेरे का ये वीडियो है जिसमें खाकी वर्दी में पुलिस वाले दिख रहे हैं। कांस्टेबल से लेकर अफसर तक हैं जो भेड़ियों को पकड़ने की मुहिम में मदद कर रहे हैं। रात को भी ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं ताकि भेड़िए अगर गांव की तरफ कदम बढ़ाएं तो उसे देखा जाए और फिर काबू करने की कोशिश हो। इस तरह के कैमरे दिन हो या रात लगातार अलग अलग इलाकों में एक्सपर्ट की टीम की मदद से उड़ाए जा रहे हैं। इन सुरक्षा कर्मियों के हाथ में बंदूक है। अब सरकार ने खूनी भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है, लिहाजा पुलिस वाले बंदूक में गोली भरकर घूम रहे हैं। कहीं दिख जाए तो सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन भेड़िया है चालाक, छका रहा है, परेशान कर रहा है, काबू में नहीं आ रहा। हाल यह है कि लाठी लेकर ही गांव के लोग और सुरक्षा कर्मी उसे तलाशने का जोखिम मोल ले रहे हैं। जान से बड़ा कुछ नहीं और जान बचाने के लिए लाठी लेकर घूम रहे हैं। लाठी को पुलिस वाले गांव के लोग रोड पर पटकते हैं ताकि आवाज सुनकर भेड़िया आगे बढ़ने की हिम्मत ना जुटा पाए। अब इन बुजुर्ग को देख लीजिए, जान का खौफ और पेट की भूख। काम करने के लिए निकले हैं तो हाथ में फरसा लिए हैं। गांव के लोगों का ये पुराना हथियार है। मान ले अकेले में भेड़िए से सामना हो जाए तो क्या करेंगे? फरसा ही चलाएंगे ताकि जान बच सके। तो ये वो 3 अस्त्र शस्त्र हैं जिसको साथ लेकर खूनी भेड़ियों की तलाश में बहराइच लगा हुआ है। बहराइच के करीब 50 से 60 किलोमीटर का इलाका है जो बीते 2 महीनों से भेड़ियों के आतंक से सहमा हुआ है। शुरुआत में प्रशासन की हीला हवाली की वजह से 9 बच्चों सहित 10 लोगों की जान चली गई। एबीपी न्यूज ने बहराइच के गांव वालों का दुख दर्द बताना शुरू किया, तब जाकर प्रशासन ने तेजी दिखाई और सुरक्षा चक्र तैयार करना शुरू किया। इस वीडियो में पुलिस वाले घर घर जा रहे हैं, लोगों से चाहे पुरुष हो या महिलाएं सबसे बातें कर रहे हैं। आप यहाँ दरवाजा लगा है, दरवाजे को बंद करके रखिए। और उन्हें बता रहे हैं कि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाते तब तक क्या क्या करना है। बाकायदा पुलिस वाले गांव-गांव में चौपाल लगा रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं। जब हम अपनी मेहनत से किसी के जीवन को सुरक्षित बचा लेते हैं तब तो ठीक है, घटना हो गई क्या वो वापस थोड़ी जाना है। एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां की हैं, जरा उसे समझिए। आदमखोर को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। जिन घरों में दरवाजे नहीं वहां दरवाजे लगाए जा रहे हैं। भेड़िया प्रभावित गांव में गश्त बढ़ाई गई है। शाम से सुबह तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है।
हालांकि लोगों की मौत और प्रशासन के देर से जागने को लेकर जब लखनऊ में वन मंत्री अरुण सक्सेना से सवाल पूछा गया तो रिपोर्टर वीरेश पांडे के सवालों का जवाब देते मंत्री जी से नहीं बन रहा था। लखीमपुर में हमला होता है, बहराइच में हमला होता है, लोग घरों से निकलें कि ना निकलें? देखिए ऐसा है, लोग घरों से ज़रूर निकलें और सुरक्षित रहें। बच्चों के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, अकेले दुकेले बच्चे ना निकलें, अपने माँ बाप के साथ में निकलें। और हर आदमी से मैं कह रहा हूँ, हाथ में रखो लाठी, और उससे अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। लाठी हाथ में होती है कि जानवर की हिम्मत नहीं है, अगर तुम्हारे हाथ में लाठी होगी जल्दी अटैक कर दे। खुले में शौच को ना जाएं, रात में लाठी लेके दौड़ाएं एकदम। बिल्कुल, आप अपने हाथ में लाठी रखिए, अगर जानवर आता है आप दौड़ाइए उसे, दौड़ाइए, बिल्कुल दौड़ाइए। बहराइच के जंगल से आए 6 भेड़ियों ने जून से उत्पात मचाना शुरू किया। जुलाई में बच्चों की जान जाने लगी, अगस्त में ये मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा और अब सितंबर में बचे हुए 2 भेड़ियों को काबू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। अब देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से एक्सपर्ट्स की टीम की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस भेड़िया संकट से प्रदेश को मुक्ति दिलाई जा सके। जब हम वुल्फ पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि उन 300 स्क्वायर किलोमीटर में एक पिंच पॉइंट डिसाइड करते हैं जहाँ पर वुल्फ को हम इंतजार करते हैं कि वो हमारे पास आएगा। अभी क्या है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से इन वुल्फ के पीछे बहुत सारी टीम लगी हुई है, तो ये शायद पैनिक सिचुएशन में भी हैं और बहुत परेशान भी हैं, अपने बच्चों को भी ढूंढ रहे हैं। इसीलिए ये जो इतने बड़े 35 गाँव जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो शायद हमको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। वुल्फ पकड़े जाएंगे, वुल्फ पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है, वुल्फ ऑल पहले ही पकड़े जा चुके हैं। माना जाता है कि भेड़ियों का दायरा बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन बहराइच का भेड़िया 35 से 40 किलोमीटर तक की रेंज में घूम रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भेड़िया घबराया हुआ है और घबराहट में खूनी वारदात को अंजाम दे रहा है। बहराइच से सटे लखीमपुर की यह तस्वीर है। यहाँ के गांव में आदमखोर बाघ का खौफ है। जिन इलाकों में बाघ के छिपे होने का अंदेशा है, वहाँ के गांव वाले इस तरह से रात भर जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं और मशाल लेकर गलियों में घूम रहे हैं। मानो गांव वालों की रोज की रात का रूटीन बन चुका है। पिछले महीने के अंत में बाघ ने एक गांव वाले की जान ली थी। तब से जिस इलाके में बाघ के मूवमेंट की खबर मिलती है, गांव वाले उधर जाने से डर रहे हैं। यूपी में कहीं भेड़िया तो कहीं बाघ का खौफ। दिल्ली से सटे यूपी के हापुड़ में तो तेंदुए ने लोगों की नींद उड़ा दी। हाल यह है कि लोगों को समझाने के लिए जिले के पुलिस कप्तान को रात में घूमना पड़ रहा है। गढ़मुक्तेश्वर के गांव में तेंदुए के घुसने का असर यह है कि गांव वाले बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, मवेशियों को भी घर में बंद रखा जा रहा है। लखीमपुर में चल रहे ऑपरेशन टाइगर से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। दरअसल एबीपी न्यूज को यह जानकारी मिली है कि टाइगर को लोकेट कर लिया गया। उसकी लोकेशन जो है वो मिल गई है आदमखोर बाघ की। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, वन विभाग और डॉक्टर्स की टीम भी लोकेशन पर पहुंची है और साथ ही उसे ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन भी वन विभाग ने ले ली है, जिसकी तैयारी की जा रही है। और अब इसी के बाद इस बात की उम्मीद कि जल्द टाइगर को पकड़ लिया जाएगा। देखिए तैयारियां वहां पर किस तरह से हो रही है। एबीपी न्यूज के पास ये जानकारी है कि उसकी जो लोकेशन है बाघ की, वो ट्रेस हो गई है और अब उसी दिशा में प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ऑपरेशन टाइगर को सफलता मिलती हुई दिख रही है। हमारा ये इमलिया वाले बाघ को हम लोग स्ट्रे एनिमल मान रहे हैं, क्योंकि जंगल से थोड़ी दूरी पे है और इसी एरिया पे हम लोग लोकेट कर लिए हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको पकड़ना ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजेशन का भी परमिशन ले लिए हैं और हमारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार बनी हुई है। आज सुबह से भी मैं भी बिल्कुल सुबह से ही वहीं पे ही था। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी अपने टीम के साथ जो है टाइगर को रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे। तो जानकारी अधिकारियों की तरफ से जो दी जा रही है, उससे यही लगता है कि जो बाघ का आतंक है अब वो जल्द खत्म हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।